देखो बच्चों, आज तुम लोगों का मैं बायो का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो परीक्षा में सबसे अधिक क्वेश्चन इस चैप्टर से किए जाते हैं, या कोई भी कंपटीशन भी देंगे तो इस चैप्टर से जो है कि क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इस चैप्टर का अध्याय 5 है। इस चैप्टर का नाम जो है वंशागत तथा विविधता का क्या है, सिद्धांत, चैप्टर का नाम है। ठीक है ना। इस चैप्टर के अंतर्गत पहले हम ये देखेंगे कि किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, इस चैप्टर में क्या बताया जाता है, तो उसको जो है कि हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है ना, हम अनुवांशिकीय लक्षणों को पढ़ेंगे। या मतलब जो होता है कि जो कुछ लक्षण होते हैं माता पिता का, कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, जाता है। ठीक है, वो कैसे चला जाता है, कौन सा कारक होता है जो ले जाने का काम करता है। तो आनुवांशिकीय लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है, तो आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है ना। तो यही सब चीजों को जो है कि हम इस चैप्टर के अंतर्गत क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम वंशागत एवं आनुवांशिकता, दो चीजें आती है सबसे पहले। तो वंशागत एवं विविधता किसको कहते हैं, ये देख ले। वंशागत क्या है, तो वंशागत मतलब कि जो कोई लक्षण हो जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या कर चला जाता हो, उसी को जो है कि क्या कहा गया, वंशागत कहा गया, या उसको आनुवांशिकता भी कहते हैं। जैसे क्या है भाई, तो जैसे माता पिता का जो कुछ लक्षण होता है जो बच्चों में क्या होता है, चला जाता है। जैसे मान लो कि लंबाई है, माता पिता की लंबाई होती है कि यदि हम मान लो कि जानते हैं कि माता पिता जब लंबे होते हैं तो उसकी संतान भी क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। रंग है, बाल है, ये सब जो होता है कि एक आनुवांशिकीय लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करा जाता है, चला जाता है। उसी को जो है कि क्या कहा गया, आनुवांशिकता कहा गया। ठीक है ना। इसमें दूसरा आता है, इसकी परिभाषा को मैं नोट कर देता हूं कि आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है ना। देखो, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। ये इसकी पहली हेडिंग होती है इस चैप्टर की। ठीक है ना। तो ये लक्षण तुम लोग को पता भी होगा कि कुछ मतलब जो ऐसा लक्षण होता है जो लक्षण तुम्हारे माता पिता से जो है कि क्या होता है, मिलता है। उसका कारक क्या है तो उसको मैं आगे जो है कि बताऊंगा तुम लोग को। ठीक है ना। दूसरा जो इसका आता है विविधता। विभिन्नता, ठीक है ना, कि विभिन्नता क्या होती है। ये जो पहला, इसको समझ गए तुम लोग, कि आनुवांशिकीय लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही आनुवांशिकता या जो है कि वंशागत कहलाता है। दूसरा आता है विविधता। ठीक है ना, कि विविधता जो है कि क्या होती है, ये शब्द है वो विभिन्नता हो जाती है। ठीक है ना। तो विविधता क्या होती है, तो ये जानते हैं कि जैसे
किसी माता पिता की जो संतानें उत्पन्न होती है उसमें क्या होती है, विविधता होती है, अलग अलग होते हैं। जैसे एक ही माता पिता के दो बच्चे समान नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी लंबाई है, रंग रूप है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन कभी कभी मान लो कि तुम लोग देखते हो कि जैसे यहाँ पे जुड़वा बच्चे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। लेकिन उनको इस हेडिंग से नहीं लेना है, इस यहाँ से मतलब उसका ताल्लुक किससे नहीं रखना है, क्योंकि हम जीवों में विविधता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब एक ही माता पिता की दो संतानें उत्पन्न हो जाती है तो उनमें क्या हो जाता है, विविधताएं जो है कि उत्पन्न हो जाती है, चाहे उसकी लंबाई हो या उसकी जो है कि क्या हो, उसका रंग हो। तो इसकी परिभाषा को मैं लिख देता हूं। एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानें एक समान नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, उसी को जो है कि क्या कहा गया, विविधता कहा गया। आएगा समझ में ना। तो इसको तुम लोग समझ गए कि वंशागत एवं आनुवंशिकता किसको कहते हैं और विविधता किसको कहते हैं, ठीक है। हाँ देखो, तो जो विविधता तुम लोग पढ़े हो अभी बताए तुम लोगों को कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानें एक समान नहीं हो सकती, उसको विविधता कहते हैं, ठीक है। या जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को भी हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। एक लाइन में उसकी परिभाषा को याद करते हैं। जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विविधता कहते हैं। ये दो परिभाषा है इसकी, ठीक है। चाहे इसको बोल दो चाहे तुम लोग ऊपर वाले को कहो, ठीक है। मतलब कि जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं, ठीक है। और विविधता क्या होती है, तो विविधता जो है कि दो प्रकार की होती है, ठीक है। विविधता जो है कि क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक जो होता है पहला दैहिक विविधता, दैहिक विविधता, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन सी विविधता आती है, तो जानते हो दैहिक के अंतर्गत जैसे जो शरीर है हमारा समान नहीं होता है, ठीक है ना। मान लो किसी में कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, कोई लंबा हो गया, कोई छोटा हो गया, ये दैहिक विविधता हो गई। या मान लेते हैं कि हमारा दो हाथ है तो मेरे छोटे भाई का एक हाथ है, तो दैहिक विविधता के अंतर्गत आ रहा है। तो वह जो है कि एक शारीरिक विविधता हो जाती है जिसको हम दैहिक विविधता के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है, दूसरी विविधता जीवों में क्या पाई जाती है, कोई बता सकता है। पहला तो मैं बता दिया कि दैहिक विविधता है, विविधता दो प्रकार की, ठीक है। तो दूसरी विविधता आती है लैंगिक विविधता, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट होता है लैंगिक विविधता, समझ गया। अरे भाई मान लेते हैं कि जनन अंग अलग अलग होते हैं ना, तो क्या हो गया, लैंगिक विविधता हो गया। जैसे मान लो कि स्त्री है पुरुष है, तो यह दो प्रकार की विविधताएं जो है कि जीवों में क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद एक आगे देखते हैं इसी के अंतर्गत कि एक आता है जैसे आनुवांशिकता हम पढ़े हैं ना, और पढ़ेंगे आनुवांशिकी, ठीक है ना।
कि आनुवांशिकी ये किसको कहते हैं, तो उसको देख लेते हैं कि आनुवांशिकी क्या होता है। आनुवांशिकी, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा कोई वैसी नहीं है, खाली जब दो चीजों को पढ़ जाएंगे, मतलब पढ़ लेंगे हम, वंशागत और विविधता, तो इन दोनों से ही क्या होती है, आनुवांशिकी की परिभाषा बनती है कि वंशागत और क्या हो गया, विविधता के अंतर को ही क्या कहते हैं हम, आनुवांशिकी कहते हैं। समझ में, समझ रहे हो तुम लोग। अभी हम वंशागत पढ़े हैं ऊपर ना, और नीचे क्या पढ़ा दिया तुम लोग को, विविधता। और दोनों के बीच में क्या अंतर है, उसी अंतर को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। तो इसको हम नोट कर सकते हैं, वंशागत तथा विविधता के बीच के अंतर को आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए तुम लोग। हम समझ गए वंशागत के बारे में, विविधता के बारे में, और क्या हो गया, आनुवांशिकी के बारे में। आगे समझ में ना। देखो तो विविधता जो है हम पढ़ लिए, ठीक है ना, आनुवांशिकी पढ़ लिए और वंशागत पढ़ लिए। और विविधता में पढ़ते हैं, जैसे मान लो कि तुम लोग को बताया कि विविधता दो प्रकार की होती है, एक क्या होती है कि शारीरिक विविधता होती है, और दूसरी जो है कि क्या होती है, लैंगिक विविधता होती है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं विविधता में लैंगिक विविधता को। देखो तो अभी तुम लोगों को मैं बताया कि जो दैहिक विविधता में हम देखे हैं कि शरीर क्या होता है, अलग अलग होता है, तो दैहिक हो गया, समान रूप नहीं होता है। लैंगिक विविधता में क्या होता है, ठीक है, कि जैसे लैंगिक जन्म से ही संबंधित है, जब कि लैंगिक जन्म क्या होता है भाई, तो जिसमें दो युग्मक आपस में क्या करते हैं, संलयित होते हैं, मिलते हैं, तो ये क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो उसमें क्या हो जाती है, लैंगिक विविधता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। जैसे क्या हो गया, तो स्त्री हो गया, पुरुष हो गया ना, तो विविधता होगी, लैंगिक विविधता हो गई। अब ये विविधता किस तरह होती है, तो ये जानते हैं हम कि इस तरह की, इस लैंगिक जनन में जो संतानें उत्पन्न होती है वह एक समान नहीं होती है, जिसको हम लैंगिक विविधता के नाम से जानते हैं, या लैंगिक विविधता कहते हैं। आइए समझ में कि लैंगिक जनन के द्वारा यदि कोई जीव उत्पन्न होता है तो वह एक समान नहीं होता है, उनमें क्या हो जाता है, विविधताएं जो है कि उत्पन्न हो जाती है। अब जैसे मान लो कि देखते हैं कि जैसे नर युग्मक मादा युग्मक होता है ना, नर युग्मक हो गया, ये क्या हो जाएगा, मादा युग्मक। मतलब देखेंगे कि दोनों जन तो एक ही है, दोनों जीव एक ही हैं, लेकिन यह एक नए चीज का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यदि हम कोई दो चीज को आपस में मिलाते हैं, जैसे लाल है सफेद है तो बन गया पीला, हो गया ना, लाल सफेद को मिला दिए तो क्या हो गया, वो पीला हो गया, क्योंकि कलर ही बदल दिया वो। उसी तरह से क्योंकि क्रोमोसोम तो दोनों में बराबर होते हैं, लेकिन जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नए शरीर का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, मतलब कि उसकी आकृति संरचना ही क्या कर देते हैं, वो बदल देते हैं। तो जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में क्या होता है, संलयित होता है, तो क्या बनाता है, युग्मनज।
युग्मनज क्या क्या करता है, वह निर्माण करता है। अब ये नर युग्मक, मादा युग्मक कहां से आता है? नर युग्मक नर से आता है, पता ही होगा तुम लोगों को। और मादा युग्मक किससे आता है? तो मादा से निकलता है। इसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम कितने होते हैं? नर में 46, 46, और इसमें भी कितना होता है? 46। आइए समझ में ना। लेकिन जब नर युग्मक क्या होता है और मादा युग्मक संलयित होते हैं तो इसमें से 23, ठीक है ना, और इसमें से भी आधा क्या होता है? 23। आइए समझ में। 46 है ना। तो जब इससे जो संतानें उत्पन्न होती है उसमें क्रोमोसोम कितना होता है? तो 46 ही होता है, क्योंकि आधा क्रोमोसोम पिता से आते हैं और आधा क्रोमोसोम माता से आते हैं। दोनों जब मिलता है 23 तो कितना हो जाता है? 46 हो जाता है। युग्मनज मतलब कि जाइगोट्स का क्या कर देता है? वो निर्माण कर देता है। आएगा समझ में ना। अब इसमें यह मतलब जो विविधताएं जो होती है, विविधता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें डीएनए क्या होता है? अलग अलग होता है। डीएनए क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, क्योंकि यह डीएनए जो है, यहाँ पे जो डीएनए होता है, मतलब जो पूछा जाता है कि डीएनए कहाँ होता है, तो क्रोमोसोम्स में डीएनए पाए जाते हैं। मतलब कि गुणसूत्र में ही डीएनए क्या होता है? पाया जाता है। वही आनुवांशिकीय लक्षणों को ले जाने का क्या करता है? काम करता है। तो इसमें जो डीएनए होता है वह क्या होता है? समान तो होता है, लेकिन जब दोनों आपस में ये मिलते हैं तो क्या करते हैं? एक नए डीएनए का निर्माण कर देते हैं। जैसे अभी 23 डीएनए यहाँ पे आ गया, इसमें से 23 यहाँ पे आ गया तो क्या बना दिया? 46 बना दिया ना, जाइगोट बना दिया। ये जो संतान उत्पन्न होगी वह क्या होगी? अलग होगी। तो ये जो विविधता होगी वह क्या कहलाएगी? तो लैंगिक विविधता के नाम से उसको हम जानेंगे। समझ में ना। जैसे मान लेते हैं कि जो डीएनए को ही लेते हैं, तो ये जो डीएनए है, ठीक है ना, ये डीएनए जो है कि फिर क्या करता है? यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये डीएनए है, नहीं इसको छोड़ देते, ये डीएनए है, यहां से टूटता है 23 डीएनए, फिर ये डीएनए होता है, ठीक है ना। मतलब यही डीएनए क्या करता है? एक नए डीएनए का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। डीएनए हो गया ना। फिर यहाँ पे जैसे मादा जो डीएनए होता है वह भी दो नए चीज का क्या कर दिया? दो नए नए डीएनए का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। वही जो डीएनए आपस में मिलेंगे तो फिर एक नए डीएनए का क्या कर देंगे? निर्माण कर देंगे, जिसको हम युग्मनज के नाम से, जाइगोट्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो विविधताएं होती है, देखो लैंगिक जन्म, लैंगिक विविधता में 2 प्रकार की विविधता होती है। उसी में मान लो कि हम पढ़ेंगे कि भाई जैसे अमीबा है, अमीबा होता है ना, तो एक अलैंगिक विविधता आती है, ठीक है ना। तो ये सब क्रिया जो है कि लैंगिक जन्म में चलती है। अलैंगिक जन्म में क्या होता है? तो जैसे इसमें डीएनए अलग अलग होता है, क्योंकि ये जानते हैं भाई कि किसी भी शरीर में, मनुष्य के शरीर में डीएनए समान प्रकार का नहीं होता है। कि समान होता है डीएनए? यदि डीएनए समान हो जाएगा तो क्या होगा? किसी का डीएनए समान नहीं होता है, ये बात को ध्यान रखना तुम लोग। 90% डीएनए समान हो सकता है, 10% डीएनए असमान, मतलब समान नहीं होते। उसी के कारण हम किसी को भी पहचान लेते हैं कि वह मेरा भाई है, या वह मेरा लड़का है, या वह मेरे चाचा है, वह मेरे पिताजी है। यदि डीएनए बराबर हो गया, 100% डीएनए बराबर हो गया, तो उस समय जो है कि हम शक्ल, मतलब हम शक्ल हो जाती है। तो संतानें होती है ना, एकदम समान हो जाएगी, उसमें पहचानना बहुत कठिन हो जाएगा, उसको पहचान नहीं पाएंगे। जैसे मानो कि जुड़वा बच्चे में देखते हैं ना कभी कभी कि एकदम संरचना एक तरह की हो जाती है, अब उसको हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मारता है वो, पिटाता है वो, तो से हम शक्ल में हो जाती है। मतलब जो जुड़वा बच्चे में ज्यादा होती है, इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलती है। तो अलग चीज है, उसको आगे बताया जाएगा यदि चैप्टर पढ़ाया जाए, मतलब आगे जो वीडियो बनाया जाएगा उसमें। तो अलैंगिक जो विविधता होती है, तो उसमें जैसे मान लो कि अलैंगिक में अमीबा आता है, ठीक है। तो अमीबा जो जनन जो क्रिया करता है उसमें डीएनए समान प्रकार का होता है, वही डीएनए
अलग अलग डीएनए में टूट जाता है, जिससे उसकी शारीरिक संरचना क्या हो जाती है, समान हो जाती है। यह जब टूटता है तो नए डीएनए का निर्माण करता है, लेकिन वह डीएनए नए डीएनए का निर्माण नहीं करता है। जैसे मान लेते हैं कि लैंगिक जनन में जैसे यह अमीबा हो गया, अमीबा गोल है, इसमें 2 डीएनए होता है। क्या होता है, 2 डीएनए पाए जाते हैं, 2 डीएनए होता है ना। इसकी संरचना समान होती है, लेकिन इस मनुष्य में यह संरचना समान नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग डीएनए होते हैं। अमीबा में यह डीएनए समान रूप से होता है, और जब यह टूटता है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 2 डीएनए है ना, तो यहाँ पे एक डीएनए यहाँ पे चला आया, हो गया। फिर इसी में से एक डीएनए यहाँ चला आया, हो गया। यह क्या था, डीएनए गोल था, इसमें 2 डीएनए छुपे हुए थे। यहाँ पे जब यह चला आया तो एक डीएनए गोल बना दिया यहाँ पे, और यह भी एक गोल डीएनए बना दिया। आएगा समझ में। तो यह जो जनन की क्रिया होगी, अलैंगिक जनन की क्रिया होगी, और यह जो जनन की क्रिया होती है, क्या होती है, लैंगिक जनन की क्रिया होती है। मतलब इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या जो होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह जो है कि विविधताएं जो है कि क्या होती है, पाई जाती है। अब पढ़ेंगे हम आनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि आनुवांशिकी, इसके पहले मैं तुम लोगों को शुरू में जैसे बताया था कि आनुवांशिकी जो है कि क्या होती है। तो आनुवांशिकी में जो बताया था कि विविधता और मतलब जो वंशागत के अंतर को ही क्या कहा गया, आनुवांशिकी कहा गया। आप देखते हैं आनुवांशिकी की खोज किसने किया था, ठीक है ना। तो आनुवांशिकी का जनक कौन था, ग्रेगर जॉन मेंडल था, ठीक है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवांशिकी का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। इनका जन्म जो है कि 22 जुलाई 1822 को कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के सिलिसिया ग्राम में हुआ था। यह एक क्या थे, पादरी थे। पादरी में जो होता है कि जैसे फूल जो लगाने वाले होते हैं ना, तो यह एक पादरी परिवार से संबंधित है। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, मेंडल ने अपने प्रयोग में जो है कि मटर के पौधे को लिया, ठीक है ना। उस प्रयोग में उद्यान मटर का क्या किया, चुनाव किया, और लगभग 7 साल तक वो क्या किया, प्रयोग किया। 1856 से लेकर और 1863 तक, ठीक है ना। प्रयोग करके उन्होंने क्या किया, तो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडेशन नामक पत्रिका में इसको क्या किया था, प्रकाशित किया था, प्रस्तावित कर दिया, ठीक है ना। लेकिन यह मतलब जो आनुवांशिकी जो शब्द थी, ठीक है ना, कि आनुवांशिकता को कुछ वैज्ञानिकों ने मतलब इतने साल तक इसको मतलब सही करने में इतने साल क्यों लगा था। इसको लोग मानते नहीं थे आनुवांशिकी को, क्योंकि मेंडल के नियम को क्या करता था, कोई ध्यान ही नहीं देता था। जो साइंटिस्ट थे ना, इस पत्रिका को पढ़ते ही नहीं थे और मानते ही नहीं थे। वो पत्रिका में पूरा आनुवांशिकी के बारे में वर्णन कर दिया था। तो यह अपने प्रयोग में 7 साल तक बैठ करके जो है कि प्रयोग करना क्या किया, प्रारंभ किया, और एक मटर के उद्यान मटर के पौधे का क्या किया था, वो चयन किया। अब इसको मतलब ये दे देता है कि इनको न मानने का कारण क्या था। तो वैज्ञानिक लोग क्या किए कि इनकी पत्रिका को नहीं पढ़ते थे तथा इनके नियम से सहमत नहीं थे, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने इनको क्या किया था, सांख्यिकी से ले लिया था। इस आनुवांशिकी में कुछ सांख्यिकी शब्द आते हैं, सांख्यिकी से लिया गया है इसको, क्योंकि सांख्यिकी जानते हैं कि मैथ से ताल्लुक रखता है। सांख्यिकी क्या है, मैथ है, इसलिए साइंटिस्टों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया करते, मतलब ध्यान नहीं दिया करते थे, क्योंकि जानते थे कि मतलब ये तो है विज्ञान है ना। और मान लो कि मैथ विज्ञान के साथ तो ताल्लुक नहीं रख सकता है, जीव विज्ञान के साथ नहीं रख सकता। लेकिन जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब यह आनुवांशिकी शब्द को जो है कि प्रयोग किया, इसकी परिभाषा को जब बताया, तो इन्होंने क्या किया कि इसमें जो है कि सांख्यिकी
मतलब जो है कि शब्दों को इसमें लेना क्या किया था, प्रारंभ किया। इसलिए वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने इनको क्या किया, पढ़ना ही बंद कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर उस पत्रिका को प्रकाशित किया गया और लोग उसको पढ़ करके क्या किए, उस नियम से सहमत हुए और इसको प्रस्तावित कर दिया गया। ठीक है ना। तो ये था जो अनुवांशिकी का प्रयोग था मटर के। मतलब इन्होंने यह बताया जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। ठीक है ना। उन्होंने जो है कि मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया था, क्यों उसको मतलब अन्य कोई वृक्ष या पौधे नहीं दिखाई देते थे। तो इसको प्रयोग करने का भी उसका मतलब क्या था, नियम था कि मटर के पौधा जो है कि क्या होता है, एक वर्षीय होता है। उसको हम कम समय में क्या कर सकते हैं, उसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। अब मान लो कि किसी इन पौधे पे प्रयोग करना पड़ जाए तो इसको लगाकर 5 वर्ष तक या 10 वर्ष तक बैठना पड़ जाएगा, तब जाके तो कोई नया पौधा बनेगा, तब उसको फिर प्रयोग करेंगे। इसलिए इन्होंने फिर उसमें यह देखा गया कि उद्यान मटर में पुष्प की आकृति होता है, फल की आकृति होती है। ठीक है ना। कि उसी मटर के पौधों में कुछ पुष्प जो है कि पीले होते हैं, कुछ पुष्प जो है कि क्या होता है, सफेद होता है, रेड होता है, पीला होता है। तो अलग अलग पौधे होते हैं। लंबा होता है पौधा, फिर क्या होता है, बौना होता है। तो कई चीजें उसमें देखने को मिली थी। इसलिए उन्होंने, या फिर इन पौधे को हम अपने घर के बाहर या हाथे में आसानी से उगा सकते हैं। आइए समझ में ना। इसलिए इन्होंने अपना प्रयोग जो है कि उद्यान मटर पे ही क्या किया। तो हम अनुवांशिकी के बारे में पढ़े, उसका प्रयोग पढ़े। ठीक है। अब उन्होंने जो देखे थे कि जो उद्यान मटर का जो है कि उन्होंने उद्यान मटर को ही क्यों चुना था। ठीक है। तो उसमें जो है कि उन्होंने 5 सेटों को चुना। उद्यान मटर में जो पाया था, मटर के पौधों में 5 चीजें मिलती है, जिसमें पहला क्या होता है, तो एक वर्षीय होता है। इसको हम आसानी से अपने हाथे में क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, जिसके कारण से अपना प्रयोग इस मटर के पौधे पर किया। दूसरा लक्षण था उसका विपर्यासी रूप होता है। इसमें विपर्यासी रूप में क्या होता है कि इसमें अलग अलग होता है। एक लंबा होगा तो एक क्या होगा, बौना होगा। ये विपर्यासी रूप होता है मटर के पौधों में। एक मटर का पौधा देखेंगे तो लंबा हो जाएगा और एक क्या होगा, नाटा हो जाएगा। रंग भी एक बैगनी हो जाएगा तो एक पीला हो जाएगा। इसी को हम विपर्यासी बोलते हैं। समझ गए तुम लोग। तीसरा था मटर के पुष्प उभय लिंगी होते हैं। तीसरा जो बताया था मेंडल ने कि मटर के पुष्प में क्या पाया गया, तो उभय लिंगी होता है मटर का पौधा जो होता है कि जिसमें दोनों जनन अंग एक ही पुष्प पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे पुन केसर और क्या होता है, स्त्री केसर। देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये तुम्हारा जो है कि हो गया। ये इसमें क्या हो गया, ये नर जनन अंग हो गया और ये क्या हो गया, मादा जनन। स्त्री केसर और पुन केसर एक ही पुष्प में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, जो जनन क्रिया कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए यह क्या होता है, उभय लिंगी होता है। इसलिए इनको चुना उद्यान मटर को। चौथा कारण क्या था, स्वपरागण होता है। उसमें स्वपरागण उसमें अपने आप हो जाता है। पर परागण तो कृत्रिम ढंग से भी उसको हम करा सकते हैं, पर परागण। लेकिन मटर के पौधों में स्वपरागण की क्रिया होती है। समझ गए। पांचवा दिया था, एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं। कि मटर के पौधों को जब हम क्या करते हैं, उसकी सिंचाई निराई गुड़ाई करते हैं, तो एक मटर के पौधों को जब हम बोते हैं तो उससे अनेक बीज क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि आम का है या महुए का है, नीम का है, उसके बीज को जब लगाएंगे तो उसका फल क्या होगा, अनेक बीज तो होंगे लेकिन क्या होंगे, समान ही होंगे। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि एक फली में, आम के पौधों में देखेंगे तो आम के फल में एक ही बीज होता है ना, उथली होती है ना। और मटर के
जो मटर का जो फल लगेगा उसमें अनेक छोटे छोटे क्या होंगे, बीज पाए जाते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया कि 5 लक्षणों को देखा और लेकर के उन्होंने उद्यान मटर पे क्या किया, प्रयोग करना जो है कि प्रारंभ कर दिया। देखो मेंडल ने जो है कि जो प्रयोग में उद्यान मटर का प्रयोग किया था उसमें 7 लक्षण वाले मतलब जो है कि पौधे को चुना, जिन पौधों में 7 लक्षण क्या था, उपस्थित था। जिसमें क्या था, तो पौधे की लंबाई थी, ठीक है। तो पौधे की लंबाई क्या थी, तो प्रभावी लक्षण उसका क्या था, पौधे का लंबापन, और अप्रभावी बौना, ठीक है ना। इसमें जो 7 लक्षणों को जब चुना उन्होंने तो देखा कि इनका लक्षण है, 7 लक्षण होता है। तो पहला लक्षण क्या है, पौधे की लंबाई। तो उस पौधे की लंबाई में प्रभावी लक्षण क्या है और अप्रभावी लक्षण क्या है, ठीक है ना। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण जो है कि आगे जो तुम लोगों को बताया जाएगा उसके बारे में, लेकिन यहाँ देख लेते हैं कि प्रभावी लक्षण लंबा है, अप्रभावी लक्षण क्या है, बौना है। फिर बीज की आकृति कैसी है, तो मटर के पौधे में जो है कि गोल बीज वाले होते हैं, झुर्रीदार बीज वाले होते हैं ना। फिर जो है कि बीज का रंग कैसा होता है, पीला होता है, और क्या होता है, हरा होता है। अप्रभावी क्या है, हरा है, और प्रभावी क्या है, पीला है। उसके बाद पुष्प का रंग, तो पुष्प का रंग क्या था, बैगनी, प्रभावी था, और अप्रभावी क्या था, सफेद था। उसके बाद पुष्प की स्थिति कैसी थी, तो कक्षस्य और अकक्षस्य, ठीक है ना। मतलब कि जो होता है कि जो शाखा वाली होती है नौ शाखा वाली। उसके बाद जो होता है कि फली का रंग, तो फली का रंग कैसा होता है, तो हरा है, और क्या है, पीला है। तो हरा इसमें क्या है, प्रभावी लक्षण है, और पीला जो है कि क्या है, अप्रभावी है। उसके बाद क्या है, तो फल की आकृति क्या थी, तो फैली हुई थी, और अप्रभावी क्या था, सिकुड़ी हुई थी, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने जो है कि इसमें जो है कि क्या किया था, 7 सेटों को जो है कि उन्होंने चुना था। अब देखो इसमें जो देखे हैं कि यहाँ पे जो दिया है बीज का रंग, इसमें देखे हैं प्रभावी क्या है, पीला है, और अप्रभावी क्या है, हरा है। चले जाते हैं इसमें फली का रंग जो देता है, इसमें प्रभावी जो है कि हरा हो गया है, इसमें अप्रभावी था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, प्रभावी हो गया है। और ये जो प्रभावी था तो यहाँ पे क्या हो गया, अप्रभावी हो गया, ठीक है ना।